नमस्कार, योर मनी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित। योर मनी, जहां पर हम बातचीट करते हैं आपके पर्सनल फाइनेंस से जुड़े हुए सवालों को लेकर, आपके पर्सनल फाइनेंस से जुड़े हुए एस्पेक्ट्स को लेकर और हर उस चीज को लेकर जिससे आपके पर्सनल फाइनेंस की री रेटिंग हो और आप बेहतर तरीके से अपने गोल्स को अचीव करते हुए दिखाई पड़े। तो हम बातचीत करते हैं अलग अलग जानकारों से, आपके सवालों को लेते हैं और उनसे ही उस टॉपिक के ऊपर भी बातचीत करते हैं। तो अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। अलग अलग माध्यम आपकी स्क्रीन पर है, जिसमें आप आस्क आवाज योर मनी हैशटैग का इस्तेमाल करेंगे। आप ईमेल कर सकते हैं yourmoney@nw18.com और साथ ही साथ आप 7045220000 इस व्हाट्सएप नंबर पर भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमें सवाल भेज सकते हैं और सीधे सीधे इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। तो अलग अलग सवाल हमारे पास आते हैं और उन्हीं सवालों में से एक सवाल अहम जो इस समय बाजार पर आ रहा है वो है कि किस तरह से विदेशी भारतीय यानी कि विदेशी भारतीय मूल के विदेशी निवेशक जो हैं वो भारत में निवेश कर सकते हैं। तो ये था एक कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट, तो इस पर हमने बातचीत करने के लिए बुलाया गया है ऑप्टिमा मनी मैनेजर्स के एमडी पंकज मठपाल सर को। पंकज सर जो कि दशकों से ही पर्सनल फाइनेंस को देख रहे हैं, तो उनको इस तरह के टॉपिक्स की एक अच्छा एक्सपीरियंस भी है। पंकज सर, ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक तब बनता है, उस एस्पेक्ट में बनता है जबकि भारतीय बाजार बूमिंग है और वो भारतीय मूल के निवेशक जो कि बाहर हैं, जिनके पास एनआरआई है कि एक सर्टिफिकेशन है, जो एनआरआई है और वो एनआरआई कैटेगरी के हिसाब से भारत में निवेश करना चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं क्योंकि उनके पास अब भारत की नागरिकता नहीं है या दोहरी नागरिकता है। सो उस सिचुएशन में उनके पास क्या क्या एवेन्यू खुलते हैं, इमर्जिंग मार्केट्स को देखकर वो इंडिया में एंटर करना चाहते हैं, निवेश करना चाहते हैं, कैसे निवेश कर सकते हैं, कितना सही है निवेश करना उनके लिए? सुमित जी नमस्कार। सबसे पहले मैं एक बात यहाँ पर क्लियर करना चाहूँगा। अभी आपने कहा जैसे कि जो बाहर देशों में रहते हैं उनके पास नागरिकता नहीं हो इंडिया की, ऐसा जरूरी नहीं है। देखिए, दो चीज़ें अलग अलग हैं। एक ये है कि वो बाहर जाके और वहीं बस गए हैं और इंडिया की जो सिटीजनशिप है उन्होंने छोड़ दी है, वो हो सकते हैं ऐसा। लेकिन बाकी जो लोग हैं वो रेजिडेंट नहीं है, यानी कि इंडिया में उन्होंने 182 डेज एक फाइनेंशियल ईयर में पूरे नहीं किए हैं, इसके लिए वो नॉन रेजिडेंट हो गए हैं। लेकिन सिटीजन वो इंडिया के हैं और बाहर के देशों में काम करने गए हुए हैं, वो लोग भी हैं। तो बाहर के देशों में जो लोग रह रहे हैं वो या तो उस कंट्री के सिटीजन हो गए हैं, वो भी इंडिया में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और दूसरे वो जो कि जैसा मैंने कहा कि वो नॉन रेजिडेंट हैं इंडिया में, क्योंकि वो पूरे साल नहीं रहे यहां पर, बाहर काम करने गए हुए हैं, यहां पर आते जाते रहते हैं और वो इसलिए नॉन रेजिडेंट हैं पर इंडिया के सिटीजन हैं। अब इन लोगों के लिए देखिए, इन्वेस्ट करना बिल्कुल चाहते हैं अपने देश में, यहां इन्वेस्ट करें। और वैसे तो जैसे कोई भी निवेशक हो, उसे निवेश करने से पहले यही देखना होता है कि मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है इन्वेस्टमेंट का, कितने लंबे समय के लिए मुझे करना है और क्या मेरा फाइनेंशियल गोल है। इस आधार पर ही आप चुनाव करेंगे कि किस एसेट क्लास में करना है। यदि म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो किस तरह के फंड्स आपके लिए सुटेबल रहेंगे। लेकिन क्योंकि जब आप एनआरआई हैं तो इंडिया में आपका बैंक अकाउंट होना चाहिए। अब क्योंकई जब हम रेजिडेंट होते हैं तो हमारा सेविंग्स अकाउंट होता है या करंट अकाउंट होता है, लेकिन जो नॉन रेजिडेंट होते हैं उनका यहां पर एनआरई या एनआरओ या दोनों अकाउंट हो सकते हैं, यानी कि नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल या नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट। और मैं भी बता दूं सुमित जी, यहां पर थोड़ा सा इसे एक्सप्लेन कर दूंगा कि जो एनआरओ अकाउंट होता है उसमें जो इंडिया की इनकम होती है, यानी कि इंडिया में आपका कोई घर है जो रेंट पे दिया हुआ है, आप चले गए यहां से, घर रेंट पे दिया हुआ है, उसकी कुछ जो मकान है उसकी आमदनी हो रही है, वो हो सकता है, या किसी और तरह से पुरानी एफडीज वगैरह हैं उसका इंटरेस्ट आ रहा है, तो वो जाता है आपके एनआरओ अकाउंट में। और जो बाहर की कंट्री में आप अर्न कर रहे हैं वहां से ट्रांसफर करते हैं, उस तरह से पैसा जमा करते हैं, वो आप एनआरई अकाउंट में करेंगे। तो दोनों ही अकाउंट से आप म्यूचुअल फंड्स में, शेयर्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूं तो बस केवाईसी प्रोसेस कंप्लीट करना है आपको अपना, और एक बार आप केवाईसी कंप्लायंट हैं तो आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो कुछ क्लैरिटीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है कि ये बहुत ही टेक्निकल सब्जेक्ट है। पंकज सर, देखिए, भारतीय निवेशक के लिए बहुत आसान होता है, किसी भी एक खाते में अपना अकाउंट खोला या आपने कोई ऐप में अपना अकाउंट खोला और आपने निवेश शुरू कर दिया। आप इंडियन टैक्सेशन सिस्टम में ही अपने टैक्सेशन देते हैं, लेकिन जब विदेशी निवेशक इंडिया में निवेश करते हैं तो उनके टैक्सेशन के नॉर्म्स थोड़े से अलग हो जाएंगे।
एक रिपैट्रिएशन, एक बड़ा अमाउंट, एक बड़ा एस्पेक्ट होता है, कितना रिपैट्रिएशन कर सकते हैं, कितना नहीं, और किस किस सेगमेंट, सब सेगमेंट में कर सकते हैं। सो इसको लेके कैसे क्लैरिटी माने? बिल्कुल। पहले मैं आपका दूसरा सवाल जो है उसका उत्तर देता हूं, रिपैट्रिएशन। देखिए, मैंने अभी बताया था कि दो अकाउंट होते हैं एनआरआईज के, एक एनआरई और एक एनआरओ। तो एनआरई अकाउंट जो है उसके लिए कोई लिमिट नहीं है, और वो मतलब रिपैट्रिएबल अकाउंट है। जो एनआरई अकाउंट होता है वो टोटली रिपैट्रिएबल होता है। तो यदि आप म्यूचुअल फंड्स में या शेयर्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं या फिर एनआरई डिपॉजिट कर रहे हैं और आपने उस अकाउंट से कर रहे हैं, एनआरई अकाउंट से, जहां आपने बाहर जो इनकम अर्न की थी वो जमा की और उससे इन्वेस्टमेंट किया, तो जब आप रिडीम करेंगे, जब पैसा विड्रॉ करेंगे, तो कोई लिमिट नहीं है। फ्रीली आप उस पैसे को अपने देश जहां पर आप रह रहे हैं वहां लेकर जा सकते हैं। अब बात करते हैं एनआरओ अकाउंट की। जो मैंने कहा था कि ऐसा ऑर्डिनरी अकाउंट जो एनआरआईज के लिए है, पर वहां पर इंडिया की जो इनकम है, जैसे आपने घर रेंट पे दिया हुआ था, मकान रेंट पे दिया हुआ था, उसकी जो रेंटल इनकम आ रही थी वो आप वहां जमा कर रहे हैं, इस तरह की एक उदाहरण दिया मैंने, उसके लिए लिमिट है। अब उसके लिए कैसे है कि जो आमदनी आपकी अभी इस वक्त पर हो रही है, कोई पेंशन इनकम हो सकती है, रेंट के रूप में हो सकती है, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किया उसकी आमदनी हो सकती है, तो उसके लिए कोई ऐसी लिमिट नहीं है। बट अगर कोई जमा पूंजी, घर बेचा आपने और वो इनकम हो गई इस तरह से, पहला कोई इन्वेस्टमेंट था जो रेगुलर इनकम नहीं है और पुराना इनकम है जिसको आप लेके जाना चाहते हैं अपने दूसरे देश में, उसके लिए लिमिट है 1 मिलियन यूएसडी पर फाइनेंशियल ईयर। तो 1 मिलियन यूएसडी पर फाइनेंशियल ईयर तक आप लेके जा सकते हैं। मतलब नॉन रिपीटेबल कहलाता है, लेकिन ऐसा नहीं कि ले नहीं जा सकते, आपको डिक्लेयर करना होता है। और उस डिक्लेरेशन के लिए आपको 15 सीए और 15 सीबी फॉर्म जमा करने होते हैं, और ये फॉर्म जमा करके आपने यदि अपने एनआरओ अकाउंट से भी इन्वेस्ट किया है म्यूचुअल फंड्स में, कोई भी तरह से है, उसे आप ये डिक्लेरेशन के साथ लेकर जा पाएंगे। और एनआरई अकाउंट में दोबारा से रिपीट कर दूं, उसका जो पैसा है वो विदाउट एनी लिमिट और विदाउट एनी डिक्लेरेशन, यानी कि आप अपने वो रिपेट्रेबल है और आसानी से आप उसे लेकर जा सकते हैं। ओके तो पंकज सर, दो तीन चीज़ें इसमें और मैं आपसे पूछना चाहूँगा। क्या असेट क्लास के हिसाब से जो विदेशी निवेशक मतलब एनआरआईज जो होते हैं, क्या वो उनके एसेट क्लास के हिसाब से भी निवेश की लिमिट बदलती है? पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर मान लीजिए परिवार के कुछ हिस्से या परिवार के कुछ लोग भारत में रहते हैं और उनका कोई एक मेंबर या दो मेंबर वहाँ पर रहते हैं, तो इसके निवेश का तरीका कैसे होगा? बिल्कुल। देखिए, पहली बात तो यह है कि हम जब रेजिडेंट्स होते हैं तो कई बार जनरली जॉइंट एप्लीकेशन भी होती है, यानी कि हस्बैंड वाइफ मिलकर भी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं। इवन अगर आप एफडी कर रहे हैं तो भी जॉइंट नेम में एफडी होती है। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है कि एक मेंबर एनआरआई है और दूसरा मेंबर रेजिडेंट है। तो एनआरआई को इंडिविजुअल अकाउंट ही खोलना पड़ेगा, और नॉमिनी बिल्कुल आप बना सकते हैं, जो आपका इंडिया में रिलेटिव है उसे भी आप नॉमिनी बना सकते हैं, लेकिन जॉइंट होल्डिंग पॉसिबल नहीं होगी। ये एक बात है। तो जब जॉइंट होल्डिंग पॉसिबल नहीं है, अगर हम टैक्स के लिहाज से भी बात करें, तो जो भी नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल है उसका जो इनकम हो रही है उसके हिसाब से टैक्स एप्लीकेबल होगा। और सुमित जी, एक बात और बताऊंगा कि टैक्स में कोई बहुत बदलाव नहीं है। अगर हम स्पेसिफिकली बात करें म्यूचुअल फंड्स की भी, तो जिस तरह से टैक्स एक रेजिडेंट इंडिविजुअल को अप्लाई होता है उसी तरह से नॉन रेजिडेंट को भी लगता है। तो इंडिया में आपकी जो भी इनकम हो रही है, हम अगर बात स्पेशली यहां पर क्योंकि शो कर रहे हैं म्यूचुअल फंड की, हम ज्यादा बात करें यहां पर, तो म्यूचुअल फंड्स के ऊपर हमें पता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स होते हैं, और उस हिसाब से टैक्स एप्लीकेबल होता है। तो यदि हम इक्विटी की बात करें कि 1 ईयर तक का जो होल्डिंग पीरियड है वो शॉर्ट टर्म है, और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स जो होते हैं उस पर 15% के रेट से टैक्स लगता है, और यदि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स है उस पर 10% के रेट से टैक्स लगता है। और यदि हम ऐसे डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स की बात करें, और स्पेशली अगर हम 1 अप्रैल 2023 के बाद यूनिट्स बाय की गई हो, और यहां पर रूल अब ये आ गया है कि आपका शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कुछ नहीं होगा, और टोटल जो गेन्स है उसके ऊपर आपके इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब, तो ये रूल रेजिडेंट्स के लिए भी है, नॉन रेजिडेंट के लिए भी है। पर फर्क ये है कि रिडम्पशन पर नॉन रेजिडेंट जो होते हैं उनको टीडीएस उनके लिए अप्लाई होता है, जबकि रेजिडेंट के लिए नहीं होता है। तो म्यूचुअल फंड्स में अगर कोई रेजिडेंट इन्वेस्ट कर रहा है, टीडीएस नहीं पे होता है। आप कैलकुलेट कीजिए, टैक्स पे कीजिए,
लेकिन नॉन रेजिडेंट्स के लिए टीडीएस भी यहाँ पर एप्लीकेबल होता है। तो कई सारे टैक्स इम्प्लीकेशन, कई सारी चीज़ें जो कि इस तरह के निवेश के लिए ज़रूरी हैं, वो पंकज सर आपको बता रहे हैं। और काफ़ी कॉम्प्लेक्स टॉपिक है और काफ़ी एलैबोरेट है। इस टॉपिक के अंदर बहुत सारी डिस्कशन की बातचीत है, लेकिन समय का अभाव है तो उतनी सारी बातचीत नहीं कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और बातचीत करते हुए इस दर्शकों को लेकर भी हमारे साथ अंशिका जी मौजूद हैं पटना से बातचीत करने के लिए। अंशिका जी नमस्कार, क्या सवाल है आपका? नमस्कार सुमित सर, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया अंशिका जी, आप बताइए क्या हालचाल है आपके? सब बढ़िया। सर मैंने अपना पोर्टफोलियो डिटेल ऑलरेडी आपकी टीम के साथ शेयर करा है। जो मेरी टोटल पोर्टफोलियो वैल्यू है वो कुछ अराउंड 42 लाख है। आई एम एन इन्वेस्टर सिंस 2014 एंड आई एम एन अग्रेसिव इन्वेस्टर। कुछ मेरी मंथली एसआईपी 90,000 रुपीज की जा रही है। अभी मैंने रिसेंटली अपना पोर्टफोलियो रीबैलेंस करा था, जिसमें मैंने कुछ एकाध स्कीम्स में अपना एसआईपी स्टेप अप करा, फॉर एग्जांपल द स्मॉल कैप फंड। बट आई आल्सो मेक श्योर कि जब भी मार्केट डाउन जाता है तो आई आल्सो इन्वेस्ट अ लमसम अमाउंट इन फ्यू ऑफ द अदर म्यूचुअल फंड्स लाइक लार्ज एंड मिड कैप स्पेशली। तो मेरा सच कोई गोल नहीं है, इट्स जस्ट दैट कि बीइंग एन अग्रेसिव इन्वेस्टर, अगर मुझे एक हाई एंड रिटर्न्स मेंटेन करना है तो क्या मेरा पोर्टफोलियो सही है, उसमें मुझे कोई चेंजेस करने की जरूरत है। मेरा सेकंड क्वेश्चन है रिलेटेड, जी बोलिए, बताइए। मेरा सेकंड क्वेश्चन है रिलेटेड टू द डिफेंस सेक्टर। मैं आवाज के शो को फ्रॉम स्पेशली ड्यूरिंग द मॉर्निंग आवर्स में काफी क्लोजली ट्रैक करती हूँ। काफी सारे एक्सपर्ट्स बताते हैं दैट डिफेंस सेक्टर का आउटलुक काफी पॉजिटिव होने वाला है, इनफैक्ट चल भी रहा है। तो अगर मुझे अपनी सेविंग्स का कुछ पार्ट एक डिफेंस सेक्टर में इन्वेस्ट करना है तो क्या एचडीएफसी डिफेंस फंड एक सही अप्रोच होगा या फिर मुझे स्टॉक स्पेसिफिक सिलेक्शन रखना चाहिए? तो इन क्वेश्चंस पे मुझे आपके इनपुट चाहिए। तो अंशिका मैम, आप एग्रेसिवली आपने कई बार यूज किया, तो आपके इक्विटी में डायरेक्ट एक्सपोजर भी रखते हैं? हाँ जी सर। ओके, और आप म्यूचुअल फंड्स को एक्टिवली ट्रैक करते हैं, तो आप कभी भी अपने फंड्स में फेरबदल करते आते हैं, राइट? ज्यादा नहीं सर, आई मेक श्योर कि मेरा पोर्टफोलियो ज्यादा क्लटर्ड ना हो, ज्यादा स्कीम्स ना हो। बट अगर मेरे पास मंथली एसआईपी के अलावा कुछ लमसम अमाउंट होता है तो उसको मैं जब मार्केट डाउन होता है तब मैं यूज करती हूँ, ताकि वो डाइवर्सिफिकेशन मेंटेन रहे अक्रॉस द पोर्टफोलियो। चलिए, तो पंकज सर इन्होंने बहुत सफाई से पूरे पोर्टफोलियो की जो बातचीत है वो आपके सामने रख दी है। डिफेंस इमर्जिंग बूम है, बूमिंग सेक्टर है, सबको पसंद आ रहा है इस समय। तो यहाँ पर एचडीएफसी डिफेंस फंड एक अच्छा फंड भी है, एनएफओ से लेकर अब तक काफ़ी चला भी है, बढ़िया रिटर्न भी आया है। सो क्या इन फंड्स में निवेश करना चाहिए? ऑलरेडी 42 लाख रुपए निवेश कर चुकी हैं, 10 साल से मार्केट्स में हैं और एग्रेसिवली अभी भी इनके पास एक टाइम बहुत बड़ा रखा हुआ है आगे। सो क्या करना चाहिए? बिल्कुल अंशिका जी, आपके सवाल में कई सवाल हैं, तो मैं एक एक करके आपको एक्सप्लेन करता हूँ। पहली बात जो है, जो आपने कहा कि आप बदलाव करती रहती हैं पोर्टफोलियो में और अपने स्मॉल कैप में अमाउंट बढ़ाया है, तो हमेशा बदलाव शुरुआत में होना चाहिए, वो बेहतर है। जब कभी रैली हो जाए सेक्टर में या मार्केट कैप में, उसके बाद में बढ़ाना शायद बहुत फायदेमंद नहीं होगा। और ये बात स्मॉल कैप के लिए भी एप्लीकेबल है, क्योंकि स्मॉल कैप में काफी तेजी हो चुकी है, वैल्यूएशन काफी अब एक्सपेंसिव हो गए हैं एज कंपेयर टू लार्ज कैप, और तब बढ़ाना उतना फायदेमंद साबित नहीं होगा। बट फिर भी दो बातें हैं। एक तो क्योंकि स्मॉल कैप में आपका एक्सपोजर बहुत ज्यादा हो गया है, तो मार्केट के उतार चढ़ाव का असर आपको ज्यादा देखने को मिलेगा आपके पोर्टफोलियो में। और आपने कहा आप एग्रेसिव हैं, तो घबराना नहीं है, आपको टिके रहना है। लॉन्ग टर्म के लिए ये स्कीम्स अच्छी साबित हो सकती हैं। दूसरी बात जो आपने कहा डिफेंस फंड को लेकर, देखिए हमारे पास इस वक्त पर एक ही फंड है, एचडीएफसी डिफेंस फंड, और वहां पर भी लिमिट है 10,000 रुपीज पर मंथ की ही एसआईपी की जा सकती है। लमसम वहां पर इस वक्त पर नहीं लिया जा रहा है। मैं आपको एक सजेशन दूंगा थीमेटिक फंड के बारे में। मैन्युफैक्चरिंग थीम मुझे काफी प्रॉमिसिंग लग रही है। डिफेंस भी है, पर डिफेंस में काफी नैरो मैंडेट हो जाता है, सिर्फ और सिर्फ डिफेंस ओरिएंटेड कंपनी जो है वही वहां पर होंगी। बट अगर आप मैन्युफैक्चरिंग थीम को कंसिडर करती हैं तो वहां पर आप देखिए पीएसयू, बिकॉज मैन्युफैक्चरिंग में बहुत से पीएसयूज हैं, वो कंपनीज आपको मिलेंगी। उसके अलावा आपको डिफेंस कंपनीज भी, क्योंकि डिफेंस जो है वो भी मैन्युफैक्चरिंग ओरिएंटेड कंपनीज हैं, वो भी आपको वहां मिल जाएंगी। और उसके अलावा प्राइवेट सेक्टर्स की मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज भी आपको मिलेंगी। और गवर्नमेंट का फोकस मैन्युफैक्चरिंग में बहुत ज्यादा है। मेक इन इंडिया की बात की जाए या पीएलआई जो गवर्नमेंट लेकर आई है, आत्मनिर्भर भारत, तो ये जो थीम है मैन्युफैक्चरिंग, ये काफी प्रॉमिसिंग है आने वाले कुछ सालों के लिए। तो मेरे हिसाब से डिफेंस के मुकाबले आप इस थीम को कंसिडर करेंगी तो यहां पर आपको और भी ब्रॉडर बेस मिलेगा
ये एक अच्छी थीम हो सकती है। बट यदि आप सोचकर बैठी हैं कि आपको डिफेंस करना है तो अच्छी थीम है, वो भी कंसिडर की जा सकती है। तो 2 सवाल तो ये थे। और साथ में आपका एक ये भी आपने कहा है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं और कुछ इस तरह से, तो आपका जो पोर्टफोलियो है फिलहाल इसके साथ टिके रहिए। एक चीज मिसिंग है उसके अंदर, वो है इंटरनेशनल फंड। जब आप डाइवर्सिफाई कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से एक इंटरनेशनल फंड को भी शामिल कीजिए, और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल नेस्डैक 100 इंडेक्स फंड, ये फंड आप कंसिडर कर सकती हैं। तो मैम आपके सामने अंशिका जी कुछ बदलाव की बातचीत रखी गई है, कुछ नए विकल्पों की बातचीत रखी गई है, और कैसे आप फेरबदल कर सकते हैं, क्योंकि आप एग्रेसिवली मार्केट को ट्रैक कर रहे हो एंड विद टाइम आप 10 साल से बाजार में हो, म्यूचुअल फंड्स को देख रहे हो, तो आप इक्विटी भी ऑब्वियसली धीरे धीरे समझोगे और ज़्यादा अच्छा निवेश करोगे ही। सो आप कैरी करिए कुछ चीज़ों को, मैन्युफैक्चरिंग फंड के ऊपर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको आप मैन्युफैक्चरिंग थीम को आप ले सकते हैं इंस्टेड ऑफ डिफेंस। तो इस तरह कई बदलाव हैं जो कि आप फॉलो करिए, और आपका गोल भी उम्मीद है अचीव होता हुआ दिखाई पड़ेगा। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटेंगे, पंकज सर हमारे साथ बने रहेंगे, उनसे हम आगे बातचीत जारी रखेंगे। कुछ और सवाल है दर्शकों के, उस पर हम चर्चा करते हैं छोटे से ब्रेक के उस तरफ। नमस्कार। नमस्कार पटेल साहब, क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल है कि मेरे पास कुछ SIPs है जो मैंने आपको शेयर की है। 14 SIP है जो हर महीने में इन्वेस्ट करता हूँ। ओके। 60,000 पर मंथ मेरा इन्वेस्टमेंट है, और मेरा टारगेट है कि मुझे नेक्स्ट 5 ईयर्स में 1 करोड़ रुपीस इकट्ठा करना है कॉर्पस, और अभी मेरे पास 31 लाख का कॉर्पस है, और मेरी मंथली इनकम नेट इनकम 1.4 लाख। तो आप एक साल में करीब करीब 1 करोड़ का लक्ष्य साध रहे हैं, राइट? 5 साल में 5 साल में 1 करोड़ का लक्ष्य, राइट? ओके। पंकज सर, करीब 80,000 की इन्होंने SIP का जिक्र किया, 31 लाख का एग्जिस्टिंग कॉर्पस है, और 5 साल में 1 करोड़ का लक्ष्य साध के चल रहे हैं। तो पॉसिबिलिटीज़ भी हैं, फंड आपने आपको भेजे ही हैं, आप देखिए किस तरह की सिचुएशंस दिख रही हैं आपको। बिल्कुल पीयूष जी, पहली बात तो मैं आपकी तारीफ करूंगा कि 1,40,000 की इनकम में से आप 60,000 रुपीज की SIP कर रहे हैं, तो अच्छी सेविंग कर रहे हैं और बिल्कुल सही ट्रैक पर हैं। और कैलकुलेशन की बात करूं तो 12% के CAGR पर मैंने कैलकुलेट किया, तो डेफिनेटली आप 31 लाख ऑलरेडी आपने इकट्ठा कर लिया है, 60,000 की SIP है, तो 1 करोड़ रुपया आप इकट्ठा कर पाएंगे, ऐसी उम्मीद तो हम रख सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा बदलाव मैं आपको सजेस्ट करूंगा आपकी स्कीम्स को लेकर। देखिए, 5 साल का वक्त है, तो स्मॉल कैप में आपको एक्सपोजर नहीं लेना चाहिए। आप मल्टी कैप के जरिए या बाकी जो फंड्स हैं, थोड़ा बहुत एक्सपोजर रहेगा स्मॉल कैप में तो भी ठीक है, बट अलग से स्मॉल कैप फंड ना रखें। और कुछ स्कीम ऐसी हैं जो परफॉर्म नहीं कर रही हैं, उससे भी आपको निकलना चाहिए। तो सजेशन ये है, एडलवाइज मल्टी एसेट एलोकेशन फंड से आप एग्जिट करें, HDFC स्मॉल कैप फंड, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, इनसे भी आप एग्जिट करें। साथ ही टाटा डिजिटल इंडिया फंड, ये क्योंकि एक सेक्टोरल फंड है, तो इससे भी आप निकल जाएं। आप डाइवर्सिफाइड फंड्स में रहें, और कोटक बैलेंस एडवांटेज फंड आपके पास है, उसमें आप बढ़ा लें अपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट को। साथ ही आपके पास आदित्य बिरला सन लाइफ मल्टी एसेट एलोकेशन फंड है, उसमें भी आप निवेश के अमाउंट को बढ़ा लें, SIP को बढ़ा लें। तो थोड़ा सा बदलाव कीजिए, रिस्क को कम कीजिए, क्योंकि आप सही ट्रैक पर हैं, ज्यादा जोखिम लेने की जरूरत नहीं है। आप उम्मीद है अपना गोल आसानी से अचीव कर पाएंगे। तो आपको रणनीति बताई गई है पीयूष सर, आप अकॉर्डिंगली यहाँ पर अपनी कॉल्स ले सकते हैं, थोड़े फेरबदल, थोड़ा बहुत स्टेप अप, और बाकी आपकी सिचुएशन आपके सामने है। ऑलरेडी आप 12 करोड़ के आसपास का लक्ष्य तो साध ही रहे हैं, वो आपको मिल भी जाएगा। सो आप उसके हिसाब से भी अपनी रणनीति बना के चल सकते हैं। एक ईमेल आया है, विकास कुमार साहब का ईमेल आया है मुंबई से। इनकी उम्र 40 साल है और मंथली निवेश करीब करीब 10,000 रुपये के आसपास की SIP का है। 20 साल के लिए निवेश कर रहे हैं। तो पंकज सर ये पूछ रहे हैं कि 20 साल में कितना कॉर्पस इकट्ठा हो जाएगा। इन्होंने आपको फंड्स भी भेजे हुए हैं, इसमें पारंपरिक फंड है, स्मॉल कैप फंड्स हैं। सो क्या कर रही है अभी? देखिए, फंड्स दोनों अच्छे हैं, अच्छा एलोकेशन है, तो फंड्स में कोई बदलाव की जरूरत नहीं है लंबे समय के हिसाब से। लेकिन जहां तक टारगेट का सवाल है, अगेन हालांकि अमृत काल में मुझे उम्मीद है कि हम अच्छे रिटर्न्स देखेंगे इक्विटी मार्केट से, अच्छा टाइम है। लेकिन फिर भी एक कैलकुलेशन अगर 12% पे करें तो 20 साल में लगभग 92 लाख रुपीज इकट्ठा हो सकते हैं। टारगेट बड़ा है तो स्टेप अप करना चाहिए। अगर आप मान लीजिए 10% से स्टेप अप करते हैं हर साल, तो उसी टाइम में 20 साल में डबल अमाउंट, यानी पहले हम अगर बात करें 92 लाख की, तो यहां पर अराउंड 1 करोड़ 86 लाख इकट्ठा हो सकते हैं। और एक बात और इंपॉर्टेंट है, कई बार निवेशक लंबे समय में बात करते हैं 1 करोड़ इकट्ठा करना है,
20 साल में यदि मैं देखूं जितना अमाउंट इकट्ठा हो रहा है 92 लाख, उसकी वैल्यू यदि 6% का इन्फ्लेशन भी रहे तो वो आज के करीब 29 लाख 30 लाख के आसपास ही होगा। तो एक बात तो तय है, लंबे समय में आपको स्टेप अप करना है, अमाउंट बढ़ाना है और जितना ज्यादा हो सके निवेश करते रहिए ताकि पूंजी 1 करोड़ नहीं 20 साल में 5-6 करोड़ या उससे ज्यादा भी इकट्ठा हो सके तो बेहतर होगा। तो आपको 6% के आसपास, अगर आप आज के 92 लाख के आसपास वैल्यू लेके चलते हैं तो 29 लाख के आसपास ही रहेगी। जो ये आपको पंकज सर समझाना चाह रहे हैं वो इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट है, क्योंकि हम आम तौर पर लक्ष्य साध लेते हैं कि इतने साल बाद इतना पूंजी हमें मिल जाए तो हमारा काम हो जाता है उससे, लेकिन उसकी वैल्यू विद टाइम घट जाएगी। तो इसीलिए आपको 12% के हिसाब से अगर आप ग्रो करना चाहते हैं तो थोड़े स्टेपअप की ज़रूरत पड़ेगी और स्टेपअप का इस्तेमाल करके आप शायद अपने पोर्टफोलियोज़ को और बेटर करते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। तो ये एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है। पंकज सर, एक चीज़ और मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्योंकि बाजार ऐसे जंक्चर पे आके खड़ा हो गया है कि आज मेरे पास 3-4 सवाल आए उन लोगों के जो ये पूछना चाह रहे हैं कि क्या वो म्यूचुअल फंड से भी अपनी मुनाफा वसूली कर लें। उनके म्यूचुअल फंड में अच्छा गेन आ रहा है, स्मॉल कैप मिड कैप में स्पेशली, और सामने इतना बड़ा इवेंट खड़ा है। सो क्या वो यहाँ मुनाफा वसूली कर लें और दोबारा एंटर करें जून के मिड में आके या बाजार नीचे आ जाए तब? क्या ये टाइमिंग करना उनको कुछ बेनिफिट देगा या बने रहने में वो बहुत ज़्यादा फर्क आने वाला नहीं है? देखिए, एसेट लोकेशन की बहुत सारी स्ट्रेटेजीज होती हैं। यदि आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से निवेश कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि आप वेल्थ को मल्टीप्लाई तभी करेंगे जब आप इन्वेस्टेड रहेंगे। ये बार बार प्रॉफिट बुक करने से आपका नुकसान ज्यादा होने के चांसेस हैं, फायदा कम होता है। तो यदि आप स्मॉल कैप में 20 साल के लिए कर रहे हैं तो आप ना भी करें तो चलेगा। लेकिन अगर गोल के आसपास हैं, दूसरी बात, क्योंकि हमने पिछले 1 साल में तो बहुत अच्छी ग्रोथ देखी स्मॉल कैप में, तो आपको लगता है कि आपका जो पोर्टफोलियो आप लेके चल रहे थे कि 50% लार्ज कैप में रहेंगे, 30% मिड कैप में होंगे और 20 आप स्मॉल कैप में रहेंगे। लेकिन क्योंकि स्मॉल कैप ने बेहतरीन परफॉर्मेंस दी और आपका जो अलोकेशन है वो आप थोड़ा सा बिगड़ गया है, आपका स्मॉल कैप में मिड कैप में ज्यादा हो गया, लार्ज कैप में कम हो गया है, तो रीबैलेंसिंग करने के हिसाब से आप डेफिनेटली थोड़ा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं और फिर अगर वैल्यूएशन ठीक हो जाएंगी स्मॉल कैप की तब आप एंटर कर सकते हैं। अदरवाइज इस वक्त पर आप लार्ज कैप में एक्सपोजर बढ़ाइए थोड़ा सा, वो आपके पोर्टफोलियो को थोड़ा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा। तो ये डिपेंड करेगा सिचुएशन के हिसाब से, बट ये बात तय है कि स्मॉल कैप में जिस हिसाब से वैल्यूएशन है, जिस हिसाब से प्रॉफिट हमने देखा है, थोड़ा प्रॉफिट बुक किया जा सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पंकज सर हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और आज अहम दिन हमसे बातचीत करने के लिए, टॉपिक्स के ऊपर भी, सवालों पर भी और अदरवाइज जो आपसे सवाल पूछेगा उनको लेकर भी बहुत बहुत शुक्रिया अपना व्यू हमसे शेयर करने के लिए। जाने से पहले टॉप 4 फंड्स जो कि पंकज सर ने हमें सुझाए हैं वो आपकी स्क्रीन पर आएंगे और अगर आप निवेश की शुरुआत कर रहे हैं तो इन फंड्स के साथ अपने निवेश की शुरुआत कर सकते हैं।